हम कक्षा 12 के समाजशास्त्र विषय के भाग 2 को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास, और इसके चौथे अध्याय जिसका नाम है ग्रामीण समाज में विकास और परिवर्तन के भाग 4 को आज हम करने जा रहे हैं, जो कि प्रश्नोत्तर है। तो शुरू करते हैं अध्याय 4 के भाग 4 को प्रश्नोत्तर के रूप में। पहला है बहुचयनात्मक रूप में हम कहेंगे, पहला, भारतीय समाज प्राथमिक रूप से ग्रामीण समाज ही है क्योंकि। तो भारतीय समाज हमने कहा था कि ग्रामीण समाज है, और ऐसा क्यों है? तो इसका क ऑप्शन है, यहाँ के अधिकांश लोग गाँव में रहते हैं। ख, अधिकांश लोग शहरों में रहते हैं। ग, 50% लोग गाँव में रहते हैं। और घ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमने पढ़ा था कि भारत में 69 लगभग प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार गाँव में रह रहे हैं। तो इस कारण से हम कहेंगे कि भारत गाँव का देश है, और इसका कारण है यहाँ के अधिकांश लोग गाँव में रहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा क ऑप्शन सही। दूसरा बहुचयनात्मक प्रश्न है, भारतीयों के लिए उत्पादन का महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? तो हमने पढ़ा था कि भारत गाँवों का देश है, और यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कहाँ रहती है? गाँव में रहती है। और इस कारण भारत के गाँवों में जो किसान रहते हैं उनकी निर्भरता किस पर होगी? भूमि पर, कारखाने पर, उद्योग धंधे पर, या कुटीर उद्योग धंधे पर? तो हम कहेंगे भारतीयों के लिए उत्पादन का महत्वपूर्ण साधन है भूमि। तो इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा क, भूमि। तीसरा प्रश्न, भारतीय कृषि मुख्य रूप से निर्भर करती है। तो क्या यह कृषि मजदूरी पर निर्भर करती है, या ख, मानसून पर निर्भर करती है, या ज़मीन के मालिक पर जो है भारतीय कृषि निर्भर करती है, या उपयुक्त सभी पर? तो हम कहेंगे भारतीय कृषि मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर करती है, यानी कि हमारी कृषि व्यवस्था जो है मानसून पर निर्भर करती है। अगला बहुचयनात्मक प्रश्न है, प्रथम हरित क्रांति कब हुई थी? तो हमने हमारे अध्याय में पढ़ा था कि प्रथम हरित क्रांति MS स्वामीनाथन के प्रयासों से भारत में हुई थी। और यह कब हुई थी? क्या यह क 1960 से 70 में हुई थी, ख 1970 से 80 में हुई थी, ग 1950 से 60 में हुई थी, या घ 1980 से 90 में हुई थी? तो हमारा उत्तर है कि क 1960 से 70 में भारत में प्रथम हरित क्रांति होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, किस व्यवस्था के कारण भारत के अधिकांश भागों में महिलाएं जमीन की मालिक नहीं होती? हमने हमारे अध्याय में पढ़ा था कि भूस्वामी के रूप में भारत में महिलाओं को अधिकार प्राप्त नहीं होता, यानी महिलाओं को मालिकाना हक भूमि का नहीं प्राप्त होता। तो ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से भारत में ऐसा पाया जाता है? तो क के रूप में है, उत्तराधिकार के नियम और पितृवंशीय नातेदारी व्यवस्था के कारण ऐसा है। ख, सीमित अधिकारों के कारण ऐसा है। ग, संरचना संबंध के कारण महिलाओं को भूमि का मालिकाना हक नहीं मिलता, या घ, उपयुक्त सभी कारण इसके लिए उत्तरदायी हैं। तो हम कहेंगे क हमारा सही उत्तर होगा, यानी कि उत्तराधिकार के नियमों और पितृवंशीय नातेदारी व्यवस्था के कारण भारत में महिलाओं को भूमि का मालिकाना हक प्राप्त नहीं हो पाता। अगला अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों में पहला है, दक्षिणी गुजरात में प्रवसन करने वाले मजदूर क्यों आते हैं? यानी कि दक्षिण गुजरात का जो हिस्सा है वहाँ पर प्रवसन क्यों किया जाता है मजदूरों के द्वारा? तो इसका उत्तर है, दक्षिणी गुजरात में प्रवसन करने वाले मजदूर जो हैं वहाँ पर ईंट भट्टों में कार्य करने के लिए जाते हैं। तो इस प्रकार दक्षिणी गुजरात में प्रवसन का कारण है ईंट भट्टों में कार्य करने के लिए वहाँ पर मजदूर जाते हैं। दूसरा अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, भूमि सुधार की तीसरी मुख्य श्रेणी किससे संबंधित अधिनियम थे? तो हमने कहा था स्वतंत्र भारत में औपनिवेशिक काल की जो भी स्वार्थी नीतियां थी जिसमें कि अंग्रेज़ों का लाभ छुपा हुआ था वह अपनाई गई थी। और जब भारत स्वतंत्र होता है तो भारत के नीति निर्माता भारत में आर्थिक समानता और सामाजिक समानता के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं भूमि सुधारों के रूप में। और उसी के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि 3 प्रमुख कदम वह भारत की सरकार उठाती है ताकि भूमि सुधार भारत में हो सके। तो उसमें पूछ रहे हैं कि तीसरी श्रेणी कौन सी थी? तो पहली श्रेणी थी जमींदारी प्रथा को समाप्त करना, जो कि सबसे महत्वपूर्ण कदम था। दूसरी श्रेणी थी पट्टेदारी या काश्तकारी को समाप्त करना, और तीसरी श्रेणी थी भूमि की हदबंदी संबंधित
अधिनियम, यानी कि अब कोई विशेष परिवार अधिकतम कितनी सीमा में भूमि का मालिकाना हक रख सकता है, उसे ही कहा गया भूमि का हदबंदी अधिनियम। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि भूमि सुधार की तीसरी मुख्य श्रेणी में भूमि की हदबंदी संबंधित अधिनियम लागू किया गया था। तीसरा, हरित क्रांति के प्रथम चरण को किन क्षेत्रों में लागू किया गया? तो हम कहेंगे हरित क्रांति का जो प्रथम चरण है वह भारत के उन क्षेत्रों में लागू किया गया जहां पर मुख्य रूप से कौन सी फसल होती थी? गेहूं और चावल, क्योंकि भारत की सरकार चाहती थी कि खाद्यान्न या अनाज के संबंध में भारत जो है आत्मनिर्भर हो जाए, और इसीलिए प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी थी? गेहूं और चावल। और इसीलिए हरित क्रांति का प्रथम चरण जो है वह गेहूं और चावल से संबंधित क्षेत्रों पर लागू किया गया था। तो हरित क्रांति के प्रथम चरण में गेहूं और चावल उत्पादन वाले जो क्षेत्र थे वहाँ पर इसको लागू किया गया था, और उसमें भी गेहूं चावल उत्पादन के सिंचाई वाले क्षेत्रों में इसको लागू किया गया था। प्रश्न संख्या 4, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है? तो हमने पढ़ा था औपनिवेशिक काल के अंतर्गत 2 प्रकार की व्यवस्थाएं भारत में अपनाई गई थी। एक थी जमींदारी व्यवस्था और दूसरे क्षेत्रों में, अन्य क्षेत्रों में जो है वह रैयतवाड़ी व्यवस्था अपनाई गई थी। और रैयत जो है कौन सी भाषा का शब्द है? तेलुगु भाषा का शब्द है, और यह व्यवस्था मुनरो द्वारा लागू की गई थी, और खास करके दक्षिण भारत के क्षेत्रों में यह व्यवस्था लागू की गई थी, जो कि जमींदारी व्यवस्था से अलग विशेषताओं वाली व्यवस्था थी। तो क्या थी यह रैयतवाड़ी व्यवस्था? रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमींदार के स्थान पर वास्तविक कृषक ही टैक्स चुकाने के लिए जिम्मेदार हो जाता है, क्योंकि रैयत का अर्थ क्या है? किसान। तो अब बिचौलियों के रूप में जमींदार की जो कार्य है वह समाप्त हो जाते हैं, और सरकार का सीधा संबंध जो होता है रैयत अथवा किसान से हो जाता है। तो इसमें अब सीधा जो है टैक्स या कर जो है कौन चुका रहा है? किसान चुका रहा है सरकार को। तो इस प्रकार बिचौलियों की व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था के माध्यम से समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कृषि मदों के विक्रेता के रूप में प्रवेश किस कारण से हुआ था? यानी कि भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश होता है और वह कृषि से संबंध रखने के लिए कृषि के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो हम कहते हैं कि उत्तर में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कृषि मदों के विक्रेता यानी कि कृषि को बेचने वाले के रूप में प्रवेश कृषि के भूमंडलीकरण के कारण से होता है। यानी कि भारत में भूमंडलीकरण और उदारीकरण की प्रक्रिया जब अपनाई जाती है तो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां या एमएनसी जो है भारत के कृषि क्षेत्र में प्रवेश करती हैं और भारत की फसलों को खरीदती हैं, जो कि उनके लाभ के लिए ज़रूरी होती हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा था जैसे कि पेप्सी और कोक की जो एमएनसी या बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं भारत के आम किसानों से संपर्क करती हैं और उनसे जो है उनकी फसल का हिस्सा लेती हैं या उनसे संविदा करती है या उनसे समझौता करती है, जिसे कि संविदा खेती कहते हैं। प्रश्न संख्या 6, WTO का पूरा नाम क्या है? तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका नाम है WTO, जिसका पूरा नाम होगा विश्व व्यापार संगठन, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वह इसका पूरा नाम है, विश्व व्यापार संगठन। अब है लघुत्तरात्मक प्रश्नों में पहला, हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है? हरित क्रांति कार्यक्रम किन क्षेत्रों में लागू किया गया? तो हमने कहा था भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भारत की नई सरकार और नीति निर्माताओं ने भूमि सुधार तो किए ही थे, लेकिन उसके पश्चात भी भारत में कृषक समानता नहीं आ पा रही थी और कृषक सुधारों के लिए और खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लिए भारत की सरकार ने हरित क्रांति अपनाई थी, जिसका कि श्रेय जाता है MS स्वामीनाथन को। तो इस प्रकार भारत में हरित क्रांति लाई जाती है ताकि कृषक सुधार हो सके या फिर ग्रामीणों में जो है कृषि के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जा सके और उत्पादन को बढ़ाया जा सके। तो हम कहेंगे हरित क्रांति कृषि आधुनिकीकरण का एक सरकारी कार्यक्रम था, यानी कि यह किसने लागू किया था? सरकार ने लागू किया था, सरकारी कार्यक्रम था। इसके लिए आर्थिक सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी कुछ आर्थिक सहायता भारत को दी थी। हरित क्रांति कार्यक्रम उन्हीं क्षेत्रों में लागू किया गया जहां पर सिंचाई के साधन
की समुचित व्यवस्था थी वहीं पर जो है हरित क्रांति लागू की जाती है, क्योंकि नए बीजों और कृषि पद्धति हेतु समुचित जल की आवश्यकता महसूस की गई थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हरित क्रांति जो है वह सिंचाई वाले क्षेत्रों में ही भारत में लागू की गई थी और यह भारत सरकार का एक कार्यक्रम था जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा भी सहायता प्रदान की गई थी। प्रश्न संख्या 2, ठेके पर खेती या संविदा खेती के 2 दोष लिखिए। यानी कि हमने देखा कि उदारीकरण और भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप अब भारत के किसान जो हैं अंतर्राष्ट्रीय बड़ी बड़ी कंपनियों या बहुराष्ट्रीय कंपनियों से जुड़ते हैं और संविदा खेती की अवधारणा भारत में आती है। तो इससे भारत के किसानों पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? तो हम कहेंगे सकारात्मक रूप में हमारी कृषि जो है आधुनिकीकरण के युग में प्रवेश करने के पश्चात और विकास की ओर बढ़ रही थी और किसान जो है अपनी उपज को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बेच सकते थे। लेकिन इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी भारतीय किसानों पर पड़े, जो कि हैं प्रथम, संविदा खेती में किसान बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर निर्भर हो जाते हैं। यानी कि अब यह बहुराष्ट्रीय कंपनियां सारा तरीका भी बता रही हैं कि आपको खेती किस प्रकार से करनी है और कौन कौन से वस्तुओं का इसमें प्रयोग करना है, कौन कौन सी खाद और कीटनाशकों का प्रयोग करना है और फसलों के रूप में फसलों की नस्ल किस प्रकार की पैदा करनी है। तो इस प्रकार से भारत के किसान इन कंपनियों पर पूरी तरीके से निर्भर हो जाते हैं, जिससे उनमें असुरक्षा बढ़ जाती है। और साथ ही साथ यदि हम दूसरे दोष की बात करें जो कि संविदा खेती से भारतीय किसानों पर पड़ा था, तो वह था कि इसमें अनेक व्यक्ति उत्पादन प्रक्रिया से अलग हो जाते हैं और देशीय कृषि ज्ञान समाप्त हो जाता है और अब भारत की जो परंपरागत खेती के तरीके हैं वह अब समाप्त होने लगते हैं, क्योंकि वह निर्भर हो गए हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर और अब भारतीय किसानों का जो देशीय ज्ञान है वह समाप्त होता जा रहा है। तीसरा प्रश्न है, श्रीनिवास के अनुसार प्रबल जाति कौन सी होती है? तो हम कहेंगे M.N. श्रीनिवास ने प्रभु जाति की अवधारणा दी थी, जिसमें उसने कहा था कि प्रत्येक गांव में एक प्रभु जाति पाई जाती है। तो श्रीनिवास के अनुसार प्रभु जाति या प्रबल जाति कौन सी होती है? तो उसकी कुछ विशेषताएं श्रीनिवास बताते हैं। वे कहते हैं कि वे जातियां जो भूस्वामी होती हैं, यानी भूमि की मालिक होती हैं और संख्या के आधार पर भी अधिक होती हैं, यानी गाँव में उनकी संख्या भी अधिक होती है और वे आर्थिक और राजनीतिक रूप से स्थानीय लोगों पर क्या रखती हैं? प्रभुत्व बनाए रखती हैं। क्या कहलाती हैं? प्रबल जाति या प्रभु जाति कहलाती है। यानी एक गांव में अधिकतम जनसंख्या उसी जाति की होती है और साथ ही साथ वह आर्थिक और राजनीतिक रूप से भी गांव की अन्य जातियों पर अपना प्रभाव रखती हैं। इस प्रकार की जातियां जो हैं गांव में अपना प्रभुत्व रखने की वजह से प्रभु जातियां या प्रबल जातियां कहलाती हैं और यह अवधारणा दी थी M.N. श्रीनिवास ने। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, स्वातंत्र्योत्तर काल में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक संबंधों में कौन से बदलाव आए थे? यानी स्वतंत्रता के पश्चात भारत के गांवों में सामाजिक संबंधों में किस प्रकार के परिवर्तन या बदलाव आए थे? तो उत्तर के रूप में हम कहेंगे, पहला बिंदु, स्वतंत्रता के बाद के काल में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मजदूरों की बढ़ोतरी होती है, क्योंकि हमने कहा था अब जीवन निर्वाह कृषि के स्थान पर कृषि का व्यापारीकरण हो चुका है और बड़े क्षेत्रों में जो है अब खेती हो रही है, जिसमें कि एक परिवार के द्वारा यह खेती होना संभव नहीं है। इस वजह से अब इस क्षेत्र में जो खेती की जा रही है, जो कि बड़ा क्षेत्र है, वहाँ पर किसकी आवश्यकता पड़ने लगी? कृषि मजदूरों की आवश्यकता पड़ने लगी। तो इस प्रकार स्वतंत्रता के बाद के काल में गाँवों में कृषि मजदूरों की बढ़ोतरी होती है, जो कि पहला परिवर्तन है। दूसरा परिवर्तन, अब जो है नकद भुगतान प्रारंभ होने से पारस्परिक बंधनों में शिथिलता आती है तथा मुक्त दिहाड़ी मजदूर वर्ग का उदय होता है। यानी कि पहले भुगतान के रूप में अनाज जो है वह इन मजदूरों को दे दिया जाता था, लेकिन अब जो है
अनाज या खाद्यान्न के स्थान पर अब इन्हें नकद भुगतान किया जाता है और इस प्रकार से यह वस्तु विनिमय से मुद्रा विनिमय में परिवर्तन भी हमें ग्रामीण संरचना में देखने को मिलता है, जो कि स्वतंत्रता के बाद के काल में हमें देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार से 5वां प्रश्न है, संविदा खेती का समाजशास्त्री महत्व क्या है। हमने देखा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या संविदा खेती जो है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय किसानों से समझौता करती हैं कुछ फसल को उगाने के लिए और वह अब भारतीय जो किसान जो हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर निर्भर हो जाते हैं। तो उसमें समाजशास्त्री महत्व क्या होगा इस संविदा खेती का? तो उत्तर है, संविदा खेती का समाजशास्त्री महत्व यह है कि यह बहुत से व्यक्तियों को उत्पादन प्रक्रिया से अलग कर देती है और उनके अपने देशीय कृषि ज्ञान जो कि उन्हें परंपरागत रूप से होता है, उनका जो देशीय कृषि ज्ञान है को निरर्थक बना देती है और साथ ही प्राय पर्यावरण दृष्टि से सुरक्षित नहीं होती क्योंकि वह अत्यधिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग करती हैं, तो मृदा की गुणवत्ता भी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो इस प्रकार से पर्यावरणीय दृष्टि से भी संविदा खेती जो है सुरक्षित नहीं है। तो हम कहेंगे संविदा खेती का समाजशास्त्री महत्व यह है कि अब हमारे परंपरागत खेती में परिवर्तन आ रहा है और देशीय कृषि ज्ञान जो है समाप्त हो रहा है। लोगों का परंपरागत जो देशीय ज्ञान था कृषि के बारे में वह उसकी उपयोगिता अब समाप्त हो रही है और पर्यावरण की दृष्टि से भी संविदा खेती भारतीय किसानों के लिए सही नहीं है। शुरू करते हैं निबंधात्मक प्रश्न, जिसमें है हमारा पहला निबंधात्मक प्रश्न, भूमिहीन कृषि मजदूरों तथा प्रवसन करने वाले मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए आपके अनुसार सरकार ने क्या उपाय किए हैं अथवा किए जाने चाहिए। तो हम कह रहे हैं भूमिहीन कृषि मजदूर कौन से हैं? जिनके पास में स्वयं की भूमि नहीं होती खेती करने के लिए, वह हैं भूमिहीन कृषि मजदूर। और प्रवसन करने वाले मजदूर हैं, हमने पढ़ा था अध्याय में, संचार या सर्कुलेशन जो है मजदूरों का होता है और वह काम की तलाश या रोजगार की तलाश में या मजदूरी प्राप्त करने के लिए होता है। तो इन दोनों के लिए ही सरकार ने क्या उपाय किए हैं या करने चाहिए। तो उत्तर है, हमारे अनुसार भूमिहीन कृषि मजदूर जिनके पास में भूमि नहीं है और वह खेती की मजदूरी करते हैं तथा प्रवसन यानी कि संचार या एक स्थान से दूसरे स्थान पर सर्कुलेशन की बात जब हमने अध्याय में की थी, तो संचार या प्रवसन करने वाले मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। तो कौन कौन से कदम उठाए हैं जानते हैं। पहला, सरकार ने भूमि सुधार के संबंध में जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया है, पट्टेदारी प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया है। और तीसरा हमने पढ़ा था कि भूमि की हदबंदी अधिनियम भी भारत की सरकार लागू करती है। तो भूमिहीन कृषि मजदूरों की इससे दशा सुधारने का प्रयास सरकार द्वारा किया जाता है। तो हमने पढ़ा था 1950 से 1970 के दशक में भारत में भूमि सुधार होते हैं और भूमि सुधार में पहला भूमि सुधार था भारत में जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया, जो कि सबसे महत्वपूर्ण कदम था भारत के भूमि सुधार के लिए। तो पहला सुधार यह था जिससे कि भूमिहीन कृषि मजदूरों का भला भी होता है, साथ ही साथ प्रवसन करने वाले मजदूरों का भला भी होता है। और जो दूसरा सुधार भारत की सरकार, लोकतांत्रिक सरकार अपनाती है, वह थी पट्टेदारी का उन्मूलन या काश्तकारी का उन्मूलन। और तीसरा सुधार था हदबंदी अधिनियम। तो इस प्रकार से भारत की सरकार भूमि सुधार के उपाय अपनाती है 1950 से 70 के दशक में, जिसमें कि यह 3 महत्वपूर्ण कदम हम देखते हैं भारत की सरकार के द्वारा। दूसरा प्रमुख उपाय न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू किया जाता है 1948 में, जिससे कि मजदूरी और कार्यविधि निर्धारित की गई है, यानी कि कम से कम वेतन एक मजदूर का कितना होना चाहिए वह भी इसमें लागू कर दिया गया। तीसरा उपाय बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 द्वारा समाप्त कर दिया गया है, यानी कि अब वंशानुगत रूप से जो श्रमिकों का शोषण होता था या किसानों का या फिर भूमिहीनों का शोषण होता था, बंधुआ
मजदूरी के द्वारा बड़े बड़े भूस्वामी ऐसा करते थे, तो उसे भी अब कानून बनाकर 1976 में समाप्त कर दिया गया और बंधुआ मजदूरी से जो शोषण है वह समाप्त होता है भारत सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम के द्वारा। उसके पश्चात महिला मजदूरों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रसूति लाभ अधिनियम 1961, प्रसूति लाभ अधिनियम 1961 तथा समान मजदूरी अधिनियम 1976, समान मजदूरी अधिनियम 1976 जैसे अधिनियम पारित किए गए हैं। सरकार ने ठेका मजदूर विनियमन और उन्मूलन अधिनियम 1970, अंतर्राज्यीय कर्मकार रोजगार विनियमन और सेवा शर्त 1979 तथा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम 1996 आदि सभी भूमिहीन कृषि मजदूरों और प्रवसन करने वाले मजदूरों के हितों की रक्षा हेतु पारित किए थे। तो इस प्रकार से यह सारे जो अधिनियम हैं भी कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों के सुधार और कल्याण के लिए भारत सरकार लागू करती है। इन अधिनियमों के बावजूद हम देखते हैं कि भारत के श्रमिकों की स्थिति में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हो पाता। आज भी हम देखते हैं कि श्रमिक अशिक्षा, आवास, कुपोषण, शोषण, यौन शोषण तथा नशावृत्ति जैसी समस्याओं से ग्रसित है। तो भारत की सरकार भले ही बड़े कदम या सुधार के उपाय अपनाती है, लेकिन फिर भी भारत में श्रमिकों की स्थिति में कोई बड़े सुधार देखने को नहीं मिलते हैं। तो हम कहेंगे कि सरकार को इन मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए और प्रयास करने चाहिए, जिसमें कि हम पहला बात कर सकते हैं भूमिहीन कृषि मजदूरों तथा प्रवसन करने वाले श्रमिकों की दशा को सुधारा जाना चाहिए। कैसे? उन्हें वे सभी अधिकार दिए जाने चाहिए जो ऐसे संगठित क्षेत्रों के श्रमिकों या फैक्ट्री मजदूरों को जो नियमित रूप से कार्य करते हैं को प्रदान किए जा रहे हैं। यानी कि इन्हें बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जिस प्रकार से श्रमिकों को सुरक्षा दी गई है, वैसी ही सुरक्षा इन्हें भी प्रदान करनी चाहिए और ऐसा प्रयास भारत सरकार को करना चाहिए। इसके अलावा भूमिहीन कृषि मजदूरों तथा प्रवसन करने वाले श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी भी दी जानी चाहिए, जिसके लिए भारत सरकार कानून तो बना चुकी है, लेकिन फिर भी इसमें सुधार नहीं हो रहा है और जो बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिक हैं वह न्यूनतम मजदूरी इन मजदूरों को नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से न्यूनतम मजदूरी की बात भी एक उपाय के रूप में भारत सरकार को पुनः कठोरता से लागू करवानी चाहिए। सरकारी विकास के प्रोजेक्टों में प्रवसन करने वाले मजदूरों को काम देकर प्रवसन को हतोत्साहित करना चाहिए। यानी कि हम जानते हैं कि गरीब क्षेत्रों या निर्धन क्षेत्रों से बहुत सारे मजदूर जो हैं धनी क्षेत्रों या फिर संपन्न क्षेत्रों में मजदूरी करने के लिए क्या करते हैं? प्रवसन या संचार करते हैं। तो इसके लिए सरकार को अपने सभी सरकारी प्रोजेक्टों में उन मजदूरों को काम देना चाहिए ताकि इस प्रकार का संचार जो है वह रुक सके, क्योंकि प्रवसन करने वाले मजदूरों का जो है शोषण अन्य क्षेत्रों में और भी ज़्यादा होता है, ऐसा हमने अध्याय में पढ़ा था। तो इस प्रकार सरकारी विकास के जो भी प्रोजेक्ट हैं उसमें प्रवसन करने वाले मजदूरों को काम देकर प्रवसन को हतोत्साहित करना चाहिए, यानी प्रवसन को रोकने का उपाय करना चाहिए। सभी मजदूरों को कार्य की सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, साथ ही उन्हें उचित आवास देना चाहिए, यानी कि रहने के लिए उचित आवास, स्कूल की व्यवस्था, अस्पताल, यातायात जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जानी चाहिए, जो कि आधारभूत सुविधाएं हैं, जो कि श्रमिकों के कल्याण या मजदूरों के कल्याण के लिए या उनकी सुरक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। उनकी रहने की तथा कार्य की दशाओं में सुधार किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत की सरकार को उनकी सामाजिक सुरक्षा और उनकी आधारभूत स्थिति को मजबूत करने के लिए और भी कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत की सरकार कानून तो बना रही है लेकिन उसको लागू करवाने में या उसे मनवाने में जो है आज भी बहुत सारी कमियां देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार भारत का जो मजदूर है, जो प्रवसन भी करता है या फिर जो भूमिहीन है, उनके जो शोषण है वह बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इस प्रकार कठोरता से लागू करवाने के लिए भारतीय सरकार को इन श्रमिकों के लिए बहुत से उपाय अपनाने की आवश्यकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। वे कौन से कारक हैं जिन्होंने कुछ समूहों के नवधनाढ्य, जो नए नए धनी बने हैं, उद्यमी तथा प्रबल वर्ग के रूप में परिवर्तन को संभव किया है? क्या आप अपने राज्य में इस परिवर्तन के उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं? तो हम कहेंगे कि
प्रत्येक राज्य में ऐसे कुछ समूह होते हैं जो कि नए नए धनी बनते हैं, नए नए उद्योगपति बनते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रबल वर्ग है वह किस प्रकार के परिवर्तन समाज में कर रहा होता है या उनसे किस प्रकार से समाज की संरचना में बदलाव आता है, उसकी बात हमें इस प्रश्न में करनी है। तो हम कहेंगे कुछ समूहों के नवधनाढ्य उद्यमी एवं प्रबल वर्ग के रूप में परिवर्तन को संभव बनाने के कारक। तो यह जो नए उद्यमी या धनी हैं यह किस प्रकार से समाज में बदलाव ला सकते हैं, तो हम कहेंगे अनेक कारकों ने कुछ समूहों के नवधनाढ्य उद्यमी तथा प्रबल वर्ग के रूप में परिवर्तन को संभव बनाया है। जैसे कि पहला है, ये नए धनी वर्ग किस प्रकार बनते हैं, भूमि के स्वामित्व और हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप। तो हमने कहा था कि भारत की नई सरकार जो कि स्वतंत्रता के पश्चात आती है वह भारत में भूमि सुधार के लिए कदम उठाती है और साथ ही साथ उसके पश्चात वह हरित क्रांति को भी भारत में लेकर के आती है। तो उससे जो है ये नया धनाढ्य वर्ग या फिर नए उद्यमियों का वर्ग तैयार होता है या समूह तैयार होता है, जिसमें कि हम कहेंगे भूमि का स्वामित्व प्रमुख कारक है जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ समूहों के नवधनाढ्य उद्यमी एवं प्रबल वर्ग के रूप में परिवर्तन को संभव बनाया है। यानी कि अब कुछ लोगों के पास में जो कि पहले बहुत छोटी भूमि थी या भूमि नहीं थी, अब भूमि सुधार के परिणाम स्वरूप उनके पास में भूमि आती है, जिससे कि यह नया वर्ग या नया समूह तैयार होता है जो कि नवधनाढ्य या उद्यमी या प्रबल वर्ग कहलाता है। मध्यम और बड़ी जमीनों के मालिक जो हैं साधारणतः कृषि से पर्याप्त अर्जन ही नहीं बल्कि अच्छी आमदनी भी कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि जो बड़े किसान हैं और जो मध्यम श्रेणी के किसान हैं वह अब जीवन निर्वाह कृषि से आगे बढ़ चुके थे, वह अब व्यापारिक खेती कर रहे थे, यानी कि उनका जो उत्पादन है वह बाजारों या मंडियों में बेच रहे थे, जिससे कि उनके पास में अतिरिक्त आय या बचत होती है और उस अतिरिक्त आय या बचत को वह अन्य व्यापारों में निवेश करके अब एक नए व्यापारी वर्ग का या समूह का निर्माण करते हैं। तो हम कहेंगे मध्यम और बड़ी ज़मीनों के मालिक साधारणतः कृषि से पर्याप्त अर्जन ही नहीं बल्कि अच्छी आमदनी भी कर लेते हैं। अधिकांश क्षेत्रों में प्रमुख भूस्वामी समूह शूद्र या क्षत्रिय वर्ण की जातियों के थे। हरित क्रांति के बाद में नई तकनीक आती है। हरित क्रांति के पश्चात हमने कहा था आधुनिक तकनीक भारत में आती है कृषि के क्षेत्र में। तो यह जो नई तकनीक है उसके द्वारा कृषि उत्पादकता में क्या होती है, वृद्धि होती है, यानी कृषि का उत्पादन अब बढ़ता है। तो हरित क्रांति का लाभ मध्यम और बड़े किसान ही उठा सकें क्योंकि इसमें किया जाने वाला निवेश महंगा था। तो हमने कहा था हरित क्रांति में आधुनिक तकनीक का प्रयोग होता है और बड़े बड़े जो है व्यापार में जो है इस प्रकार के निवेश किए जाते हैं, लेकिन यह निवेश तभी संभव होता है जब यह किसान जो है तकनीकी में आधुनिक परिवर्तनों को अपनाते हैं। तो यह आधुनिक परिवर्तन बड़े और मध्यम किसान ही अपना पाते हैं, छोटे किसान नहीं अपना पाते हैं। तो इस प्रकार आधुनिक तकनीक के प्रयोग से बड़े और मध्यम किसान जो है वह धनी और धनी होते जाते हैं। तो हम कहेंगे कि हरित क्रांति का लाभ मध्यम और बड़े किसान ही उठा सके थे क्योंकि इसमें किया जाने वाला निवेश महंगा था, यानी कि यदि उनको ट्रैक्टर या आधुनिक तकनीक का प्रयोग करना था तो उसके लिए उन्हें पैसे की आवश्यकता थी और यह पैसा जो है बड़े और मध्यम किसानों के पास में ही था, जिसे कि हम कहेंगे कि निवेश महंगा था। इसलिए हरित क्रांति के बाद होने वाले कृषि व्यापारीकरण का मुख्य लाभ किनको मिला, उन किसानों को मिला जो कि बड़ी भूजोतों के स्वामी थे या मालिक थे, क्योंकि वे ही बाजार के लिए अतिरिक्त उत्पादन करने में सक्षम थे। इससे धनी किसान और अधिक संपन्न होते गए और भूमिहीन तथा सीमांत भूधारकों की दशा बिगड़ गई। तो इस प्रकार बड़े और मध्यम किसान जो हैं वह आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप और धनी होते जाते हैं और फिर वह अन्य व्यापारों में अपनी बचत का निवेश करते हैं। धनी भूस्वामियों का अन्य प्रकार के व्यापारों में निवेश करना, क्योंकि हमने कहा कि हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप अब वह आधुनिक तकनीक के प्रयोग से उत्पादन को बढ़ा चुके थे और उनके खेतों में और ज़्यादा उत्पादन हो रहा था। तो अब उनके पास में बचत होती है और उस बचत को वह कुछ नए क्षेत्रों या कुछ नए व्यापार में निवेश करते हैं, जिससे कि वह नए व्यापारी वर्ग या एक अभिजात वर्ग का निर्माण करते हैं। तो हम कहेंगे 1960 से 70 के दशक में अनेक कृषि संपन्न क्षेत्र जो कि कृषि की दृष्टि से क्या थे, संपन्न थे, उसमें थे
तटीय आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा मध्य गुजरात में प्रबल जातियों या प्रभु जातियों, जो कि M.N. श्रीनिवास द्वारा दी गई अवधारणा थी। तो तटीय आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा मध्य गुजरात में प्रबल जातियों के संपन्न किसानों ने कृषि में होने वाले लाभ को अन्य प्रकार के व्यापारों में निवेश करना प्रारंभ कर दिया। अब वह उस बचत को अन्य व्यापारों में लगा रहे हैं या निवेश कर रहे हैं। इससे नए क्षेत्रीय अभिजात वर्गों का निर्माण या उदय होता है। तो हम कहेंगे इस निवेश से नए क्षेत्रीय अभिजात वर्गों का उदय होता है, जो कि आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से प्रबल हो गए हैं या प्रबल या शक्तिशाली हो गए हैं। तो इस प्रकार से एक नए अभिजात वर्ग का निर्माण होता है, जो कि पहले बड़े या मध्यम श्रेणी के किसान थे और अब वह नए व्यापारिक क्षेत्रों में निवेश के परिणाम स्वरूप एक नए अभिजात वर्ग का निर्माण या उदय हम देख रहे हैं, जो कि राजनीतिक और आर्थिक रूप से बहुत ही प्रबल या शक्तिशाली होता है। उच्च शिक्षा का विस्तार। ग्रामीण और अर्ध नगरीय क्षेत्रों में यानी कि कस्बों में उच्च शिक्षा का विस्तार होता है। नव ग्रामीण अभिजात वर्ग द्वारा अपने बच्चों को शिक्षित करना संभव होता है। अब इनमें से भी बहुतों ने व्यावसायिक अथवा श्वेत वस्त्र व्यवसाय अपनाए अथवा व्यापार प्रारंभ कर नव धनाढ्य वर्गों के विस्तार में योग दिया था। यानी कि अब जो यह नया अभिजात वर्ग हमें देखने को मिल रहा है, वह कहीं ना कहीं ग्रामीण और कस्बों में एक शिक्षा का प्रचार और प्रसार करने में भी अपना योगदान दे रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि व्यावसायिक महाविद्यालयों की स्थापना भी वह करवाता है सरकार के सहयोग से। और इन व्यावसायिक महाविद्यालयों में नई पीढ़ी जो है वह शिक्षण और प्रशिक्षण प्राप्त करती है और वह नया व्यवसाय करने के लिए प्रयास करती है, जिसमें कि वह श्वेत वस्त्र व्यवसाय भी अपनाने लगती है। तो इस प्रकार हमने कहा कि उच्च शिक्षा का विस्तार भी इन नए धनाढ्य वर्गों के द्वारा किया जा सकता है। इसी तरीके से हमने कहा कि कुछ प्रबल जातियां जो है वह भारत की उस समय की स्थिति में हमें देखने को मिली, जो कि नए और उद्यमी या फिर हम कहेंगे नए धनाढ्य वर्ग के रूप में थी। प्रत्येक क्षेत्र में प्राय एक या दो प्रमुख भूस्वामी जातियां हैं, जो संख्या की दृष्टि से भी अधिक हैं और संख्या की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक क्षेत्र में ये प्रबल जातियां आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से प्रमुख शक्तिशाली समूह बनते हैं। तो यह जो छोटे किसान के स्थान पर हम मध्यम और बड़े किसानों की बात कर रहे हैं, वह आगे चलकर अच्छे व्यापारिक समूहों में या अभिजात वर्गों में परिवर्तित होते हैं और अपने क्षेत्र में क्या बन जाती हैं, प्रभु जातियां बन जाती हैं। और इस वजह से उनके पास में आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक रूप से शक्तियां जो है संगठित हो जाती हैं और वह अपने क्षेत्र में अपने इन्हीं शक्तियों के परिणाम स्वरूप अन्य जातियों पर प्रभुत्व भी रखती हैं। तो इससे हम देखते हैं कि नए प्रबल वर्ग का या नई प्रबल जातियों का उदय भी भारत में देखने को मिलता है। ये प्रबल जातीय भूस्वामी समूह हरित क्रांति से हुए अतिरिक्त उत्पादन से धनी बने थे। यानी कि हमने कहा हरित क्रांति से कुछ मध्यम और बड़े किसानों का जो अतिरिक्त उत्पादन होता है, इसी से हमने प्रबल जातियों के उद्भव का अवधारणा को समझ रहे हैं। तथा इन्होंने अपनी प्रबलता के आधार पर राजनीतिक शक्ति हस्तगत की थी। यानी कि हम कहेंगे अब वे राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हो चुके हैं तथा अन्य व्यापारों में निवेश कर यह समूह नव धनाढ्य तथा उद्यमी वर्ग के रूप में सामने आता है। तो हमने कहा बड़े व मध्यम किसान हरित क्रांति में आधुनिक तकनीक को अपनाते हैं और इससे उनके पास में बचत या अतिरिक्त उत्पादन होता है। और इस अतिरिक्त उत्पादन को वह जो है अन्य व्यापारों में निवेश करते हैं या अन्य व्यापार में वह पैसा लगाते हैं, जो कि उनकी बचत थी और इससे एक नए व्यापारिक वर्ग या फिर
नए अभिजात वर्ग का उदय होता है जो कि प्रभुत्वशाली वर्ग के रूप में या प्रभु जाति के रूप में भी जाना जाता है। तो हम कहेंगे ये प्रबल जातीय भूस्वामी समूह हरित क्रांति से हुए अतिरिक्त उत्पादन से धनी बन जाता है। इन्होंने अपनी प्रबलता के आधार पर राजनीतिक शक्ति भी हस्तगत कर ली थी, यानी अब वह राजनीतिक रूप से भी अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करते हैं। तथा अन्य व्यापारों में निवेश कर यह समूह जो है नव धनाढ़ तथा उद्यमी वर्ग के रूप में सामने आता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार भारत में किसान जो है एक नए धनाढ़ या नए उद्यमी वर्ग में परिवर्तित होता है हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप। अगला प्रश्न निबंधात्मक तीसरा प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रारंभ किए गए प्रमुख भूमि सुधार क्या थे? तो हमने कहा था भारत 1947 में आज़ाद होता है और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी नेहरू और अन्य निर्माता भारत को आधुनिक भारत के प्रवेश करवाने के लिए जो प्रयत्न करते हैं उसमें वह भूमि सुधार का महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं और वह कहते हैं कि भूमि सुधार के परिणाम स्वरूप ही भारत में सामाजिक आर्थिक समानता आ सकती है। तो इस प्रकार क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है तो इस प्रकार भारत में जो आर्थिक असमानता है या फिर सामाजिक असमानता है उसे समाप्त करने के लिए सबसे पहले कौन से कदम उठाए गए? भूमि सुधार के कदम उठाए गए। तो उत्तर है सन 1950 से 70 के बीच में भूमि सुधार कानूनों की एक श्रृंखला को शुरू किया गया। इसे राष्ट्रीय स्तर के साथ राज्य स्तर पर भी चलाया गया था, यानी कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों ही ऐसे प्रयत्न करती हैं जिससे कि भारत में क्या हो, भूमि सुधार हो और कृषकों का कल्याण हो सके और उसके माध्यम से भारत में आर्थिक व सामाजिक समानता की स्थापना की जा सके। तो स्वतंत्रता के पश्चात ही यानी 1947 के पश्चात ही हमारी नई लोकतांत्रिक सरकार आती है और वह ऐसी नीतियां या ऐसे सुधार करने की बात करती है जिसमें कि भारत में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कृषकों के कल्याण की नीतियां बनाएं और इसी वजह से वह सबसे पहले कौन से कदम उठाती है? भूमि सुधार के कानून जो है उनमें सुधार करती है और ऐसे कानून भी बनाती है जो कि असमानता को समाप्त करने के लिए प्रमुख थे। तो इसे राष्ट्रीय स्तर के साथ हम कहते हैं राज्यों में भी चलाया गया। इसके द्वारा निम्न परिवर्तनों को लागू किया गया था। तो हमने 3 श्रेणियों की बात की थी। सबसे पहले हमने बात की थी जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना, दूसरा हमने बात की थी पट्टेदारी या काश्तकारी अधिनियम या पट्टेदारी या काश्तकारी जो व्यवस्था है उसको भी भारत सरकार जो है समाप्त करती है क्योंकि उससे भी पट्टेदारों या काश्तकारों का बड़े भूस्वामियों द्वारा शोषण किया जा रहा था। और तीसरा जो अधिनियम भारत की सरकार बनाती है वह है हदबंदी अधिनियम। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि ये तीनों कदम जो हैं भारत की भूमि सुधार के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम थे जिससे भारत में सामाजिक और आर्थिक समानता लाने के प्रयास भारत की सरकार करती है। तो हम कहेंगे पहला प्रयास जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना। तो हम कहेंगे जमींदारी व्यवस्था हमारे भारत में औपनिवेशिक काल यानी कि ब्रिटिश शासनकाल की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी जिसमें कि किसानों से जमींदार टैक्स या कर लेकर के ब्रिटिश सरकार को पहुंचाते थे और वह बिचौलियों के रूप में भारत के किसानों का शोषण करते थे। तो इस प्रकार जब भारत की लोकतांत्रिक सरकार 1947 के पश्चात भारत में शासन करने लगती है तो वह समझती है कि जमींदारों द्वारा भारत के किसानों का बहुत ही ज़्यादा शोषण किया जा चुका है। अब इस जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना ही होगा। तो हम कहेंगे विधेयक के क्षेत्र में पहला सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना। इससे उन बिचौलियों की फौज, बिचौलिए कौन है यहाँ पर? बिचौलिए हैं जमींदार। तो इससे उन बिचौलियों की फौज समाप्त हो गई जो कि कृषक और राज्य के बीच में
थी, यानी कि कृषक और राज्य के बीच में बिचौलियों के रूप में जमींदार थे, वह व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने से हो जाती है। यह महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भूमि पर जमींदारों के उच्च अधिकारों को दूर करने में और उनकी आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों को कम करने में सफल रहा था। यानी कि यह जमींदार जो थे यह अपने क्षेत्र में आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत ही शक्तिशाली थे और इस वजह से यह आम किसान या गरीब किसानों का शोषण भी करते थे और कहीं ना कहीं यह ऐसी नीतियां अपनाते थे जिससे कि इन किसानों का बिल्कुल भी कल्याण नहीं हो पाता था, बल्कि इनका शोषण ही बढ़ता था। तो हम कहेंगे कि जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने से इन बड़े जमींदारों की आर्थिक और राजनीतिक शक्ति पर भी प्रभाव पड़ा था और इसके कई सारे जो हैं विरोध भी हुए थे, लेकिन फिर भी भारत की सरकार जो है इस प्रकार का कठोर कदम उठाती है जिससे कि भारत में इस भूमि का सुधार हो सके। दूसरा प्रमुख कदम भूमि सुधार के क्षेत्र में था पट्टेदारी का उन्मूलन और नियंत्रण या नियमन अधिनियम। पट्टेदारी या जिसे हम काश्तकारी भी कहते हैं। इस कानून के तहत पट्टेदारी को पूरी तरह से हटाने का प्रयत्न किया गया या फिर किराए के नियम बनाए गए ताकि पट्टेदार को कुछ सुरक्षा मिल सके, लेकिन अधिकतर राज्यों में यह कानून कभी भी प्रभावशाली तरीके से लागू नहीं किया गया। पट्टेदारी या काश्तकारी अधिनियम में हमने देखा था पट्टेदार जो हैं वह बड़े भूस्वामियों से क्या लेते हैं, जमीन लेते हैं कुछ समय के लिए पट्टे पर या लीज पर। तो जो पट्टेदार होते हैं उनके पास में ज़मीन नहीं होती है, इस कारण वह खेती करने के लिए बड़े भूस्वामियों से किराए पर क्या लेते हैं, कुछ समय के लिए ज़मीन लेते हैं और बदले में 50 से 75% उपज का किन्हें देते हैं, किराए के रूप में इन भूस्वामियों को देते हैं। तो इससे जो है पट्टेदार जो है आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं रोजगार तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनमें सुधार नहीं आ पाता या फिर उनका शोषण जो है वह बड़े भूस्वामियों के द्वारा किया ही जाता है। इसी के परिणाम स्वरूप भारत में पट्टेदारी प्रथा का उन्मूलन और नियंत्रण या नियमन अधिनियम बनाया जाता है और इससे पट्टेदारी को हटा दिया जाता है और किराए के नियम भी बनाए जाते हैं कि एक पट्टेदार को जो है कितना किराया भूस्वामी को देना होगा ताकि पट्टेदार को क्या मिल सके, सुरक्षा मिल सके। लेकिन अधिकतर राज्यों में यह कानून कभी भी प्रभावशाली तरीके से लागू नहीं किया गया। इस प्रकार तीसरा जो प्रमुख भूमि सुधार का उपाय भारत की सरकार अपनाती है वह है भूमि की हदबंदी अधिनियम। भूमि की हदबंदी अधिनियम के तहत एक विशिष्ट परिवार के लिए ज़मीन रखने की उच्चतम सीमा तय कर दी गई थी। यानी कि हदबंदी अधिनियम में जो बड़े बड़े भूस्वामी थे जिनके पास में बहुत ही अधिक भूमि थी, अब भारत की सरकार तय कर देती है कि आप इससे अधिक भूमि जो है नहीं रख सकते ताकि भूस्वामी के क्षेत्र में जो क्या लाई जा सके, समानता लाई जा सके। तो इस प्रकार एक विशिष्ट परिवार कितनी ज़मीन रख सकता है उसकी उच्चतम सीमा इस अधिनियम के माध्यम से तय कर दी गई और प्रत्येक क्षेत्र में हदबंदी भूमि के प्रकार, उपज और अन्य इसी प्रकार के कारकों पर निर्भर थी। बहुत अधिक उपजाऊ जमीन की हदबंदी कम थी, यानी कि यदि एक भूमि बहुत ही अधिक उपजाऊ है तो वह जो है उसकी जो सीमा होगी, अधिकतम सीमा होगी, वह कम होगी। लेकिन अगर कोई भूमि ज़्यादा उपजाऊ नहीं है तो उसकी जो है हदबंदी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि उच्चतम सीमा जो है भूमि के प्रकार पर निर्भर थी कि कोई भूमि कितनी उपजाऊ है। तो बहुत अधिक उपजाऊ ज़मीन की हदबंदी कम थी, जबकि अनुपजाऊ बिना पानी वाली ज़मीन की हदबंदी अधिक थी। यह राज्यों का कार्य था कि वे निश्चित करें, यानी कि यह भारत की केंद्रीय सरकार ने राज्यों को यह अधिकार दिया गया कि वह निर्धारित करे कि कितनी अतिरिक्त भूमि को वह अतिरिक्त या अधिग्रहित कर लेगी और इससे भूमिहीन परिवारों को तय की गई श्रेणी के अनुसार पुनः वितरित कर दिया जाएगा। यानी कि राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया कि आप जो है अधिग्रहण करेंगे अतिरिक्त भूमि का, अधिग्रहण या
नियंत्रण या अधिकार कर लेंगे बड़े भूस्वामियों की भूमि का, और उसके पश्चात में आप जब अधिग्रहण कर लेंगे तो वह जो अतिरिक्त भूमि है जो कि इन बड़े बड़े विशेष परिवारों के पास में थी, उसको पुनः बांट दिया जाएगा या पुनः वितरित कर दिया जाएगा। किन के बीच में? भारत की अनुसूचित जाति यानी कि SC और ST के बीच में, जिनके की पास में भूमि पहले से नहीं थी और वह पहले से ही समाज में शोषित थे। तो इस प्रकार से जो अतिरिक्त भूमि थी वह राज्य सरकारें SC और ST के बीच में बांट देती हैं। इसमें कुछ बड़ी जागीरों या जायदादों या एस्टेट को तोड़ दिया जाता है, लेकिन अधिकतर मामलों में भूस्वामियों ने अपनी भूमि रिश्तेदारों या अन्य लोगों के बीच में विभाजित कर दी थी, यानी कि इसका भी तोड़ जो है इन बड़े भूस्वामियों ने निकाल लिया था। प्रश्न संख्या 4, हरित क्रांति के सामाजिक परिणाम क्या थे? हरित क्रांति के सामाजिक परिणामों के बारे में बताइए। तो हम कहेंगे हरित क्रांति MS स्वामीनाथन का प्रयास था और वह भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने के लिए और कृषि में आधुनिक परिवर्तन के लिए भारत में लाई गई थी। तो सबसे पहला जो परिणाम है, गेहूं तथा चावल के उत्पादन में वृद्धि हो जाती है, जो कि भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। तो हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप गेहूं और चावल के उत्पादन में भारत में वृद्धि होती है। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में कृषि उत्पादन, विशेष रूप से गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि होती है। यानी कि कौन कौन से क्षेत्र हैं? पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में जो है जहां पर की सिंचाई की अच्छी व्यवस्था थी, वहां पर गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ता है हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप। जो दूसरा प्रमुख परिणाम हमें देखने को मिलता है वह है तीव्र सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन होता है हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप, क्योंकि पंजाब में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों तथा तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हरित क्रांति के कारण त्वरित सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन होते हैं। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि तीव्र सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन भी हमें हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप देखने को मिलते हैं। तीसरा परिवर्तन या परिणाम जो हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में हुआ, सामाजिक तथा आर्थिक असमानताओं में वृद्धि होती है। यानी कि हम जानते हैं कि इसका उद्देश्य यानी हरित क्रांति का उद्देश्य था कि भारत में कृषि के क्षेत्र में सुधार हो, कृषकों की स्थिति में सुधार हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसका परिणाम जो है वह नकारात्मक भी होता है और कृषक असमानता में या फिर किसानों के बीच जो असमानता है वह बढ़ती हुई दिखाई देती है, जो कि इसका नकारात्मक प्रभाव था। तो सामाजिक तथा आर्थिक असमानताओं में वृद्धि होती है। चूंकि हरित क्रांति में नई तकनीक या आधुनिक तकनीक का प्रयोग होता है, तो यह जो नई तकनीक या आधुनिक तकनीक का प्रयोग कौन कर सकते थे? केवल बड़े और मध्यम किसान ही कर सकते थे, ना कि छोटे किसान या फिर सीमांत किसान। तो अतः छोटे व सीमांत किसानों को इससे अधिक लाभ नहीं होता है। लाभ किनको होता है हरित क्रांति का? बड़े और मध्यम किसानों को। इसके कारण सामाजिक तथा आर्थिक असमानताएं क्या हो जाती हैं? बढ़ जाती हैं। तो हमने कहा हरित क्रांति का जो प्रभाव है वह कृषक समानता के स्थान पर कृषक असमानता में हमें दिखाई देता है और बड़े व मध्यम किसान जो हैं और धनी होते जाते हैं, क्योंकि वह आधुनिक तकनीकों को अपना लेते हैं, लेकिन छोटे और सीमांत किसान जो हैं वह आधुनिक तकनीक को अपनाने में असमर्थ होते हैं। इस वजह से यह जो गरीबी है या यह जो असमानता है कृषि के क्षेत्र में वह बढ़ती हुई दिखाई देती है हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप। अगला पॉइंट, सामाजिक विभेदीकरण में भी वृद्धि होती है हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप। तो हम कहेंगे हरित क्रांति के फलस्वरूप धनी किसान और अधिक संपन्न हो गए थे, क्योंकि उन्होंने आधुनिक तकनीक को अपनाया था। इस वजह से उनके पास में अतिरिक्त उत्पादन भी होता है और बचत भी होती है। तो अब भारत में जो धनी किसान है और अधिक धनी या संपन्न हो गए, और भूमिहीन जिनके पास में भूमि नहीं थी और सीमांत किसान जिसके की पास में बहुत कम भूमि थी और अधिक निर्धन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि समाज में विभेदीकरण बढ़ जाता है, यानी कि जो है किसानों में भी असमानता देखने को मिलती है, जो कि हरित क्रांति का क्या था? नकारात्मक प्रभाव
था। तो हम कहेंगे इस प्रकार समाज में क्या बढ़ जाता है, विभेदीकरण बढ़ जाता है हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप। इसी तरीके से जो पांचवा बिंदु है वह है पट्टेदार कृषकों तथा सेवा प्रदाता जातियों की कृषि संरचना से बेदखली, यानी कि हरित क्रांति के कारण पट्टेदार कृषक तथा सेवा प्रदान करने वाली जातियां, यानी कि जो गांव में जो सेवा प्रदाता जातियां थी वह भी कृषि संरचना से बेदखल हो जाती हैं। इस बेदखली की प्रक्रिया ने ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवसन या संचार बढ़ा दिया और इस प्रवसन की गति भी और भी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पट्टेदार कृषक तथा सेवा प्रदाता जातियों की कृषि संरचना से बेदखली हो जाती है, वह नगरों की ओर प्रस्थान करते हैं क्योंकि अब उनके पास में रोजगार नहीं है। तो इस प्रकार हमने अध्याय 4 के भाग 4 प्रश्नोत्तर को आज किया है और इसमें हमने देखा है कि भारत में ग्रामीण संरचना में किस प्रकार से धीरे धीरे परिवर्तन आते हैं समय के अनुसार और औपनिवेशिक काल और स्वतंत्रता काल में किस प्रकार की नीतियां अपनाई जाती हैं और जो कृषक सुधार किए जाते हैं वह कृषक सुधार भारत की किसानों पर किस प्रकार के प्रभाव हमें दिखाते हैं। तो इस प्रकार से हमारी ग्रामीण समाजशास्त्र की बात हमने इस अध्याय में की थी। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।